Hello guys, welcome to my channel Study with Abir. So today we are going to start our first chapter of history, which is the French Revolution. Actually, there was a demand of this chapter in the comment section. That's why I'm starting it. Today we will do its first part, and in next video there will be second part. Okay, so we are starting it. Actually, before starting, I want to give you a short brief of this chapter. The French Revolution was a period of major social upheaval that began in 1787 and ended in 1799. It sought to completely change the relationship between the rulers and those they governed, and to redefine the nature of political power. Okay, there was a short, brief description of this chapter. Now I'm starting this chapter. French Revolution started on 14th July 1789. The series of events started the middle class shaken the upper classes. The people revolted of monarchy. The revolution put forward the idea of liberty, eternity and equality. So ये जो डेट है 14 जुलाई 1789 ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था और जो मिडिल क्लास की जो डिमांड थी उसने अपर क्लासेस को हिला के रख दिया था। एक्चुअली वो जो डिमांड थी वो बहुत सही डिमांड थी मिडिल क्लास के हिसाब से, क्योंकि जिनके पास लैंड था वो टैक्स भरते नहीं थे और जिनके पास लैंड नहीं था, जिनके पास मनी नहीं थी, उनको टैक्स भरना पड़ता था, जो मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल सही नहीं लगता था। अब जो पीपल जो थे वो सारे जो भी वहाँ की प्रजा थी फ्रांस की उस टाइम, उन्होंने रिवोल्ट किया मोनार्की के लिए कि मोनार्की अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा का बेटा जो है वो राजा नहीं बने, जो राजा का बेटा नहीं है मतलब जो हकदार है इस पूरे सही जो सही चलाएगा इसको, सही रूल करेगा इस किंगडम को, उसको राजा बनना चाहिए। दिस रेवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, एटर्निटी एंड इक्वालिटी। ये जो रिवोल्यूशन जो था उसने एक आइडिया आगे बढ़ाया कि हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सबके बीच, एटर्निटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। इक्वालिटी फोर टू फाइव राइट्स में आपको बता दूं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, राइट टू फ्रीडम। ये फोर फाइव जो राइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, तो उसी वजह से ये रेवोल्यूशन जो था वो इतना आगे चला। गाइस आता है कॉजेस, किस चीज की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो गाइस देयर आर थ्री कॉजेस: सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। तो इसके तीन कॉजेस थे: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल कॉजेस गाइस, सोशल कॉजेस सिर्फ यही कह सकते हैं, द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। ये जो ओल्ड रिजाइम, ये जो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है पुराना शासन। जो पुराना शासन चलता आ रहा है, जो पुराना शासन है अभी भी, वो डिस्क्राइब करता है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन की। फ्रांस में कैसी सोसाइटी थी, कैसा इंस्टीट्यूशन था 1789 से पहले। तो जो लुई 16 था उसने सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्गी लोग आते थे, जैसे जो चर्च में काम करते थे। सेकंड नोबिलिटी, थर्ड बिजनेसमैन, पीजेंट्स, फार्मर्स और एक्सेट्रा जो भी थे। So guys, we will see economic cause now. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो एकदम से ही बढ़ गई, पता नहीं कैसे, कि 23 मिलियन तो पॉपुलेशन सिर्फ 1715 में थी और 1789 तक आते आते 28 मिलियन पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ गई। This increase in demand for the food grains, however, production could not pace with demand, which ultimately increased the price of food grains। अब जो अब जैसा कि हम जानते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उसी वजह से फूड ग्रेन्स का जो था प्राइस उनको बहुत ज्यादा हाई करना पड़ा। Most workers work as laborers in the workshop and didn't see increase in their wages। अब वर्कर्स जो थे वो
खाना तो था ही, उन्हें कमाना था, तो जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो इसी वजह से लेबर्स ने वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। अब प्राइसेस तो बढ़ गई थी, तो मुनाफा किसे हो रहा था? शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर जो था उसे बढ़ानी चाहिए थी वेजेस वर्कर्स की, लेकिन उसने अपने प्रॉफिट के चक्कर में लेबर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई। Guys, now we will see political cause. Louis XVI came into the power in 1774 and found empty treasure. अब जो लुई 16 जो थे हमारे, वो 1774 में फ्रांस के किंग बने। उनके पास सारी पावर थी फ्रांस की, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उनको एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब खाली मिला सब कुछ, फाइनेंशियल रिसोर्स पूरी थी नहीं फ्रांस की। लॉन्ग years of war had drained the financial resources of France. जो बहुत सालों तक वॉर्स चलती रही, उनकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्स जो थी फ्रांस की, वो सब खत्म हो गई। लुई 16 इतने महान थे कि उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड अंडर लुई 16 के अंदर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी इंडिपेंडेंस पाने के लिए फ्रॉम द कॉमन कंट्री। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common country. अब जो लुई 16 था उसने हेल्प तो कर दी, लेकिन उसे क्या पता था बेचारे को कि जितना पैसा बचा है वो भी चला जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है गाइस कि जैसे आप और मैं हैं, और हमारा कोई एक दुश्मन है, मेरा भी वही दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है, तो कॉमन दुश्मन हो गया, तो जो दो लोग हम दोनों दोस्त हो गए, क्योंकि हम लोगों का वही दुश्मन है जिससे हमें फ्रीडम पानी है। तो उसी वजह से फ्रांस ने हेल्प करी अमेरिका की, ताकि वो, अब कॉमन कंट्री कौन सी थी? वो थी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से फ्रीडम के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी। नाउ वी विल सी गाइस ग्रोइंग मिडिल क्लास। The 18th century witnesses the emergence of social group termed the middle class. अब 18th century में एक सोशल ग्रुप बनाया गया जिसको मिडिल क्लास के नाम से जाना गया, जो मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। Earned their wealth through overseas trade from manufacturing of goods and profession. अब ये जो मिडिल क्लास वाला जो ग्रुप था ये चालाक था थोड़ा, ये ट्रेडिंग करता था ओवरसीज, सीज के द्वारा ट्रेडिंग करता था जिससे इनको पैसे मिलते थे। अब वो ट्रेडिंग होती थी गुड्स की और प्रोफेशंस की। ये मैन्युफैक्चर करवाते थे गुड्स को और प्रोफेशन को ताकि इनको वेल्थ मिल सके। This society was educated believed that no group in the society should be privileged since birth. So अब ये जो मिडिल क्लास वाला ग्रुप था, इसको एजुकेटेड, इनको एजुकेशन तो बहुत मिली, इन्होंने एजुकेशन पे बहुत अच्छा भरोसा किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इनको बचपन से ही वो प्रिविलेज जो था कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हुआ करती थी, वो टैक्स नहीं भरती थी, उनके पास पैसे ही पैसे आते जा रहे थे। और ये जो हमारे ग्रोइंग मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, इनके पास पैसों की कमी हो रही थी, ये पुअर मतलब गरीब और गरीब बनते जा रहे थे, और जो वो लोग थे वो अमीर से अमीर बनते जा रहे थे। तो इन लोगों को ये जो प्रिविलेज था, ये मेन प्रिविलेज था टैक्स ना भरने का, वो बहुत अच्छे से मिल रहा था। टैक्स ये लोग भरते ही नहीं थे, और ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, इनको टैक्स भरना ही भरना पड़ता था, क्योंकि ये थर्ड एस्टेट में आते थे। Guys, that's it for today. We will meet again in the next video with part 2 of this chapter. Please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for your next video notification. Okay, then bye. Thank you for watching my video.